नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और चमकीला फ़िल्म जिसकी खूब बात हो रही है, चमकीला फ़िल्म बनाई है इम्तियाज़ अली ने और उसमें दिलजीत दोसांझ ने एक्टिंग की है। और नेशनली उसकी वो फ़िल्म ठीक-ठाक अच्छा कर रही है, नेटफ्लिक्स पे भी खूब चल रही है। लेकिन उस फ़िल्म को लेकर बहुत सारे नैरेटिव भी आ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उस फ़िल्म को टॉकिंग पॉइंट बना रही हैं पब्लिक के बीच में। और उन्हीं टॉकिंग पॉइंट्स के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे कि उसमें नैरेटिव और फैक्ट्स दोनों को थोड़ा-थोड़ा अलग करने की कोशिश करेंगे। और जो पोस्ट ट्रुथ एरा है उसकी उससे और जो पॉलिटिकल दिक्कतें भी हैं इस पूरी फ़िल्म के साथ, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। मेरे साथ मनीष आज़ाद हैं। मनीष आज़ाद उत्तर प्रदेश से हैं और आर्ट, सिनेमा और लिटरेचर के ऊपर बराबर नज़र रखते हैं और उनके जो सोशो पॉलिटिकल आयाम हैं, उनको भी खंगालते हैं। गुरशमशीर हैं, गुरशमशीर पत्रकार हैं, पंजाब से हैं। और गुरशमशीर भी लगातार जो पॉलिटिकल सोशल मुद्दे हैं पंजाब के, उनके ऊपर बारीकी से नज़र रखते हैं। तो सर शुरुआत करते हैं। मैं गुरशमशीर से शुरुआत करना चाहूँगा। गुरशमशीर फ़िल्म आपने देखी होगी और जी। फ़िल्म के बाद नैरेटिव्स भी पढ़े होंगे। तो जो उस समय का जो पंजाब था, 84 के बाद का जो पंजाब है, उसका सिर्फ़ फ़िल्म में एक बड़े से अक्षरों में 1984 दिखाया गया और थोड़ा-सा उसमें विजुअल्स दिखाए गए। उसके बाद पूरा जो जो वो कॉन्टेक्स्ट था, सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट था, वो उस फ़िल्म से मिसिंग रहा। और मुझे एक बार तो आप ये बताइए कि जो 88 का दौर है, वो कैसा दौर है और उसमें जो चमकीला है, वो कोई पॉलिटिकली कोई कैरेक्टर भी है या नहीं है या सिर्फ़ एक सिंगर के तौर पर है? वो एक बार पूरा दौर बताइए आप थोड़ा। जी। मनदीप, जैसे आपने बोला कि वो उसका पासिंग रेफ़रेंस है, पर जब हम सिख धर्म में या किसी भी धर्म में जो हमारे धर्म हैं यहाँ के, तो हुँ, उसमें हम मेटाफ़िज़िक्स में भी जाएँ तो 84 लाख जूनों का ज़िक्र होता है। हुँ, तो जब 1984 को रेफ़र किया जाता है, तो बोला जाता है कि 84 पंजाब ते पै गई। हुँ, उसका मतलब ये है कि जैसे 84 लाख जून होती है ना, तो हुँ, उसमें हुँ, बंदा घूमता रहता है, जो विश्वास है। तो हुँ, ऐसा है कि 84 का जो साल है या जो सारा दौर है, उसको इस तरह से तशबीह दी जाती है आम गाँव में। इस किस्म का गहरा असर है, जो हुँ, मेटाफ़िज़िक्स में जिसको 84 बोला जाता है, तो एक रेफ़रेंस है, ये मेटाफ़र है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस सारे दौर का तब जब वो दौर चल रहा था, तो अब तक। तो हुँ, उसका कितना गहरा असर है पंजाब की साइकी पे, पंजाब के एटमॉस्फेयर पे, जो उसका अच्छा हुआ, जो बुरा हुआ, सब वो उसकी एक्सटेंशन में हो रहा है आज तक। 2024 का इलेक्शन अभी जा रहा है, तो 2024 तक आप देख सकते हो कि अमृतपाल का एनएसए बढ़ाया गया है। मतलब कि वो हुँ, जब कैंपेन चल रही है, तो वो सारी इश्यूज़ आपस में जुड़ी हुई हैं। तो उसमें ये फ़िल्म आ रही है, तो एक एरिस्टोटल ने भी कहा है कि जब आप किसी प्लॉट को दिखाते हो, तो उसमें ये होता है कि यूनिटी ऑफ प्लेस, टाइम एंड सीक्वेंस का वो आप दिखाना होता है। ये मतलब कि ये कंपोनेंट मानते हैं वो। तो उसमें आप देखिए कि यूनिटी ऑफ टाइम क्या है? मतलब कि वो जो सारा पस मंज़र उसने दिखाया है बेसिकली जो चमकीला तो उससे पहले जैसे ही 1978 में जो जो वैसाखी का कांड होता है, तो उसमें ही वो ड्राइव करते हैं कि 1977 से लेके 88 तक चमकीला का दौर है। तो ये हुँ, ये जो 11 साल हैं, ये 11 हुँ, साल पंजाब की पॉलिटिक्स का या पंजाब में जो एक स्ट्रगल चल रहा था डेमोक्रेटिक राइट्स को लेके, उसके भी चरम का दौर है। तो इस 11 सालों में चमकीले की राइज़ है, मतलब कि एक 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 गायक के तरफ से, कोई ऐसा सुपरस्टार कभी नहीं है पंजाब में, बहुत सारे और भी गायक हैं उस दौर में। तो कुलदीप मेन मानक है, हाँ। हाँ जी, एक आर्टिस्ट है, पर उसमें ये है कि जब किसी डायरेक्टर ने किसी फ़िल्म को बनाना है, तो सबसे पहली बात ये थी कि उसमें उसके बैकग्राउंड को दिखाया जाता कि जिसमें चमकीला भी प्ले कर रहा है, कोई घटना हुई है, उस पे फ़िल्म बनाना कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसको फैक्चुअल रखना, ये ज़िम्मेदारी है, और उस किस परिदृश्य में वो चमकीला भी आ रहा है, तो किस परिदृश्य में जिनको दिखाया गया है कि उन्होंने सपोज़िडली उसको मारा है। हालाँकि फ़िल्म मेकर ने तो ये भी नहीं दिखाया कि उन्होंने ही मारा है, उसने कई थ्योरीज़ दी हैं। तो उसमें ज़्यादातर नैरेटिव जो इंटरप्रिटेशन हुई है, उसमें यही है कि सिख मिलिटेंट्स ने मारा है। अगर ये फॉर अ सेक ऑफ आर्गुमेंट मान भी लिया जाए कि उसको सिख मिलिटेंट्स ने मारा है, तो जी अगर कोई रिएक्शनरी फोर्स उस दौर में निकल रही है, जैसे जो इस किस्म के डिक्टेट्स दे रही है, जैसी इंटरप्रिटेशन दी जा रही है, तो वो फोर्स भी किसी माहौल में पैदा हुई है।
वो ऐसे गाजा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी। अभी जैसे गाजा में कोई चमकीले जैसा सिंगर जो अभी रोजमर्रा में चल रहा है, तो उसको चमकीले जैसे सिंगर को अगर गाजा के समाज में आएगा तो वो कैसे लेंगे? सोसाइटी एट एट लार्ज, सोसाइटी एट लार्ज जब आहत है, उसमें इतने बड़े-बड़े इवेंट हुए हैं, दरबार साहब पे अटैक हुआ है, उसके बाद 84 का जो मासेकर है पूरे देश में वो होके हटा है, उसके बाद जो रिबेरो का दौर है, वो रिबेरो डीजीपी हैं आजकल, वो काफी लिखते हैं देश खत्म होने के बारे में, पर वो रिबेरो का दौर है पंजाब में। और रिबेरो अपने टॉर्चर के लिए, फेक इनकाउंटर्स को इतने प्रेवलेंट करने के लिए केपीएस गिल से पहले रिबेरो जाने जाते हैं। तो एक पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो सारा कॉन्फ्लिक्ट उस फिल्म से गायब है। तो उसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक सिंगर को, एक आर्टिस्ट को मारा गया है, तो वो उस पे डिबेट हो सकती है, किसी को मारना, किसी की जान लेना तो किसी भी फोर्स के हाथ में नहीं है। बट ये दिखाना मेरे को लग रहा है कि जरूरी था कि जो उसका सारा बैकग्राउंड था, जिस बैकग्राउंड में वो गाने आ रहे थे, जिस उसके सारे दौर को अगर आप देखोगे, 11 साल के दौर को, उसने कितने हजारों गाने गाए हैं, उसने 2 धार्मिक कैसेट भी करी हैं। पर इंटरेस्टिंगली यू विल फाइंड कि उसका एक भी गाना जो 84 का वायलेंस है या जो सरकार कर रही है, उस पर कोई भी पासिंग रेफरेंस भी नहीं है। तो ये उसका आप देख सकते हो। तो फिर मैं ये नहीं बोल रहा, ना मेरे पास कोई एविडेंस है कि उसको स्टेट ने खड़ा किया या ऐसे, वो अपने आप अपने रूप से खड़ा हुआ होगा, पर उसका जो सारा नरेटिव था उस दौर में, वो एक पॉलिटिक्स को शूट कर रहा था कहीं ना कहीं। तो वो स्टेट की मतलब की साइड थी, क्योंकि उस दौर में जब लोग मारे जाते थे, मिलिटेंट्स मारे जाते थे, उनकी भोग सेरेमनी होती थी, तो पुलिस वहां पे लोगों को इकट्ठा नहीं होने देती थी, डिस्पर्स करती थी, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स होते थे। इस सारे दौर में वो उसको खुले अखाड़े लगाने की इजाजत थी। तो उसको भी देखना पड़ेगा कि क्यों उसको ये इजाजत मिल रही थी, या किसी के पक्ष में उसकी गायकी जा रही थी या नहीं जा रही थी। अच्छा, गुरशमशीर, साल 1984 एक पूरा एक कहिए कि हम पंजाब के लिए एक पूरा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है। उसके बाद 86 तक हम देख रहे हैं कि एक अलग किस्म की दौर है। 87 एक अलग किस्म की चीजें आती हैं, AK-47 भी, और जो ग्रुप्स हैं खाड़कू के, वो भी खूब उभर के आ रहे हैं। 88 में 2 किलिंग्स होती हैं, 2 आर्टिस्टों की मौत होती है, एक वरिंदर सिंह और दूसरा चमकीला। मैं वरिंदर सिंह की एक तो क्योंकि जाति की बात हो रही है कि चमकीला को इसलिए मार दिया गया क्योंकि चमार जाति से वो आते थे, और चमार कोई सिंगर इतना बड़ा बना नहीं था। हालांकि मैं इस बात से डिफर करता हूं, क्योंकि चमार जाति से या दलित जातियों से बहुत बड़े बड़े सिंगर पंजाब में हैं। इवन अगर हम बात करें तो अभी चुनाव भी लड़ रहे हैं, करमजीत अनमोल से लेकर हंसराज हंस, और इवन दलेर मेहंदी, मिक्का, ये सब दलित जातियों के सिंगर हैं। तो ऐसा नहीं है कि दलित जाति का कोई सिंगर बनता है तो उसको मार दिया जाता है। और ये भी नहीं है कि पंजाब में कास्ट एट्रोसिटीज है ही नहीं, है कास्ट एट्रोसिटीज हैं, लेकिन उनका नेचर दूसरा है, उसमें लेबर की लूट भी शामिल है, और उसमें दूसरे चीजें भी हैं, जिसमें इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि जो ओनर किलिंग है वो वाला पर्सपेक्टिव, वो भी चीज शामिल है। उस किस्म की कास्ट एट्रोसिटीज है पंजाब में, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा। पर अभी के लिए इस मामले के 2 आर्टिस्टों की मौत होती है। वरिंदर उस टाइम के सुपरस्टार, धर्मेंद्र के रिश्तेदार भी थे वो, और जाट कम्युनिटी से आते थे। चमकीला चमार कम्युनिटी से थे, वो भी जैसे वरिंदर फिल्मों में सुपरस्टार थे, ऐसे गायकी में चमकीला भी सुपरस्टार थे। जी तो ये जो जाति की बात हो रही है कि चमार थे इसलिए मार दिए गए, क्या आप तो इसको लगातार देख रहे हैं इस मैटर को भी, और मैंने भी कई पुराने पत्रकारों से, पुराने कल्चरल एक्टिविस्टों से बात की आज फोन पे। तो जी क्या लगता है कि कोई कास्ट आइडेंटिटी को लेकर ही मतलब कॉन्फ्लिक्ट था कि चमार है इसलिए मार दो, कुछ ऐसा था? देखिए, ये तो मतलब कि ये तो इंटरप्रिटेशन में ज्यादा आया, फिल्म में भी उतना नहीं है, मतलब कि जितना इंटरप्रिटेशन में उसको बिल्ड किया गया है फिल्म की। फिल्म में एक सीन है जहाँ पे उसको मतलब कि जो उसके प्रोड्यूसर हैं, वो जब वो अपना हिस्सा मांगता है उनसे, थोड़ा बढ़ा दो, तब एक सीन आता है, तो वो उसको जातिगत शब्द बोल के कि हमारे बराबर बैठेगा। ये वो एक सीन के अलावा पूरी फिल्म में कास्ट का कोई एंगल नहीं है। बट जो उसकी इंटरप्रिटेशन है, उसमें सारी कहानी को छोड़ के सारा ही कास्ट एंगल दिखा रहे हैं। मतलब कि इससे मेरे को लगता है कि इम्तियाज अली भी इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, जो इंटरप्रिटेशन कास्ट के एंगल से बन रही है। पर इसका कहते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि पंजाब में कास्टिज्म एग्जिस्ट करता है एज अ सोशल रियलिटी।
तो बिल्कुल, ये ये तो एक घायल नहीं होना चाहिए। दूसरा ये भी है कि एक पॉलिटिकल प्रोग्राम के लिहाज से, जैसे जब हम बात कर रहे हैं तो मतलब कि हम देख रहे हैं कि राजस्थान में पीएम ने एक स्टेटमेंट दिया है, डायरेक्टली एक समुदाय के लोगों को हिट किया है। पंजाब में ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम किसी पार्टी ने चलाया नहीं है अभी तक, जब तक हम 47 से भी लगाएं, और कोई भी पॉलिटिकल धारा जो क्लियर कट किसी डिस्क्रिमिनेशन का व्हीकल बन रही है, चाहे वो कास्ट की या रिलीजन की, वो पंजाब में सक्सेस नहीं हो पाई है, वेदर इलेक्टोरली और वेदर मिलिट्री और आर्म्ड एंगल से। तो सेम अप्लाइज टू दैट एरा ऑफ मिलिटेंसी। तो मिलिटेंसी में ये था कि रिटेलिएशन में कुछ किलिंग्स हुई हिंदूज की, जो लेकिन डेविएट। इसमें वो शमशीर, मैं आपको रोकना चाहूँगा, मेरी भी बात हो रही थी, जैसे एक पूरा नैरेटिव होता है, तो जी नैरेटिव में पंजाब के बाहर तो यही चलाया जाता है कि मिलिटेंसी के दौर में हिंदुओं को मारा गया। लेकिन आज जी मेरी कुछ पत्रकारों से बात हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को एक सर्टेन डेटा भी भेजा कि ये डेटा देखो, इसमें आप हमें बताओ कि हिंदुओं की किलिंग ज़्यादा है या फिर सिखों की किलिंग है। तो मैंने सरप्राइजिंगली पाया कि सिख ज़्यादा मारे गए थे, और सिखों का नंबर, जो मिलिटेंट्स ने भी जिनको टारगेट किया, उनमें सिख लोगों को ज़्यादा टारगेट किया गया ऑब्वियसली था। ऑब्वियसली इवन ऑब्वियसली। हाँ, हाँ, जी तो वो देख रहा था, तो उसमें कोई रिलीजन का आधार नहीं बनता था। लेकिन जी जी चूँकि पोस्टमार्टम में फिर आइडेंटिटीज़ को जिस किस्म से उभारा गया, और उस आइडेंटिटीज़ पे ही सारा ये बता दिया गया कि दरअसल लड़ाई तो 2 समुदायों के बीच में है, और उसमें हम्म। जो पॉलिटिकल सवाल है, चाहे वो नेशनैलिटी का हो या क्लास का हो या कोई और भी सवाल हो, पॉलिटिकल सवाल हो, उसको गायब कर दिया गया। तो ये एक अलग। बिल्कुल बिल्कुल, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो ब्रिटिश के आने के बाद जो शुरू हुआ पंजाब में, जैसे शाह मोहम्मद बोलते हैं ना, राजी बहुत रहंदे मुसलमान हिंदू, शाह मोहम्मदा विच पंजाब दे जी कदे नहीं सी तीसरी जात आई। तो वो हाँ, ऐसा था, मतलब कि ऐसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कोई रेफरेंस नहीं था पंजाब में। पर 80s के दौर में आते आते ये सिख मिलिटेंट मूवमेंट जो चली है, तो एक पार्ट उसमें आइडेंटिटी स्ट्रगल का है। तो उसमें जो ये रिटेलिएशन जो हुआ था, मतलब कि जितना भी हुआ, जितना एक इंसिडेंट हुआ या 10 इंसिडेंट हुए, उसमें हम ना भी जाएं, अगर मान भी लिया जाए कि एक कुछ इंसिडेंट हुए हैं, तो उसमें हालांकि मैटर ऑफ पॉलिसी नहीं था वो, मतलब कि डेविएशंस थी ग्रुप्स की। वो डेविएशन में कुछ कुछ इंसिडेंट, एक दो इंसिडेंट, कुछ 10 इंसिडेंट हुए होंगे। बट द पॉइंट इज, सारी इंटायर मिलिटेंसी मूवमेंट में अगर चमकीला को हम साइड में भी रख दें, दलित एज अ कास्ट आइडेंटिटी कभी भी टारगेट नहीं हुआ। ये एक पंथक कमेटी बनी थी, पंथक कमेटी 86 में सरबत खालसा हुआ था, उसमें पंथक कमेटी बनी थी। तो पंथक कमेटी की कैटेगोरिकल पॉलिसी फ्रेमवर्क था ये, कि जो बहुजन है और जो माइनॉरिटीज हैं, उनके साथ हमें एक ऑपरेटिव यूनिटी में चलना है अगेंस्ट द सेंटर, अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल सेंटर। दीज वर द एक्चुअल वर्ड्स। तो उसमें ऐसा कभी नहीं रहा। दूसरा, जब मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई थी 1989 में, तो उसमें प्रोटेस्ट चल रहे थे पूरे देश में उसके खिलाफ। जो स्वर्ण जाति के हिंदू थे या कोई भी लोग थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उस प्रोटेस्ट, जो पंजाब में प्रोटेस्ट हुए या चंडीगढ़ में इवन प्रोटेस्ट हुए, तो इवन मतलब कि उन्होंने उसको डिस्पर्स किया, मतलब कि जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने डिस्पर्स किया उन उन प्रोटेस्टों को, कि ये प्रोटेस्ट आप, मतलब कि हम वी आर सपोर्टिंग दिस मंडल रिकमेंडेशंस, और ये सपोर्ट मिलने, मतलब कि इसका विरोध करना गलत है। तो उनका तरीके पे आप डिबेट कर सकते हो, बट उनकी पॉलिटिकल लाइन ये थी कि जो ये बहुजन है, बहुजन के हमको साथ लगना है। और कुछ ज्यादा नहीं तो 10-20% लोग जो दलित जातियों में भी थे से भी थे, जो मिलिटेंट्स थे। पर हाँ, मेजोरिटेरली ये पीजेंट्री की मूवमेंट थी। तो उसमें अब आप चमकीला को फिट करो, अब इस सारे बैकग्राउंड में जब आप चमकीला को फिट करते हो कि चमकीला को उसकी कास्ट की वजह से मारा गया, तो इसलिए वो जो सारा पॉलिटिकल प्रोग्राम है वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, जो कैटेगोरिकली बोल रहे हैं, उस प्रोग्राम को तो ये एक्टिविटी सर्व ही नहीं कर रही। मतलब कि ये अगर उसको कास्ट को टारगेट करेंगे, तो अपना बेसिक प्रोग्राम, जो पॉलिसी प्रोग्राम है, उसको वो वायलेट करेंगे। तो उसमें ये नहीं था कि वरिंदर एक, तो दूसरा बात ये है कि बॉबी सिंह है एक, उन्होंने टेलीग्राफ में एक आर्टिकल लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है वो। तो उसमें भी उन्होंने यही बताया कि ये चमकीला को ऐसा पेश क्यों किया गया, इसका ऐसा ऐसा थ्रिलर बनाना क्यों, बिकॉज इसमें जो कंपोनेंट है थ्रिलर के, क्रिमिनल थ्रिलर के, उसके काफी कंपोनेंट हैं। एक बंदे को किलिंग हुई है, बंदा मतलब कि वो पॉपुलर भी है, तो एक दौर भी है कंट्रोवर्शियल। तो वो सारे एलिमेंट्स को पूरा करता है क्रिमिनल थ्रिलर के लिए।
तो उसके लिए उसको चूज किया गया। और दूसरा वरिंदर की जैसे आपने बात की, तो वरिंदर इज अ डैम गुड एक्टर, नंबर 1 एक्टर, बट ही वाज नॉट अ कंट्रोवर्शियल पर्सन लाइक चमकीला। तो उसमें ज्यादा जूस नहीं है, मतलब कि अगर आप उसकी उसकी ट्रेजेडी पे बनाओगे तो आपको उतना उसमें मसाला नहीं डाल सकते जैसे आपने चमकीला में डाला है। तो वो उनका नॉन कंट्रोवर्शियल होना वरिंदर का लेस डिस्कशन का पार्ट बना है। और उनका एक उस उनमें उनमें वो एक मतलब कि पीजेंट्री से आते थे, तो आपको जो दूसरा एंगल है इसमें आर्टिस्टिक रिवेलरी का, वो रेवलरी और जेलस का वो एंगल यहाँ पे मतलब कि फिर शांत हो जाता है। अगर आप बल्कि वो एंगल मेन एंगल है इस सारे में जो माना जाता है चमकीला के दौर में भी, या वरिंदर के एंगल से भी, कि राइवलरीज भी थी, जैसे कोई पता नहीं था कि कौन किसको मार रहा है। तो मेरे को ये लग रहा है कि उसमें उनका नॉन कंट्रोवर्शियल होना, उनका एक मतलब कि एक स्ट्रेट जैकेट उनका करेक्टर होना, इसलिए वरिंदर की किलिंग की ज्यादा बात नहीं होती। जब ऑन द अदर हैंड चमकीला हैज बीन अ कंट्रोवर्शियल ड्यूरिंग हिज करियर, तो उसका जो एक कास्ट से आना वो सारा नरेटिव को भी फिट बैठता है, और उसकी जो उसकी स्टोरी है फिल्म की उसको भी फिट बैठता है टू पुट इट एज अ थ्रिलर। जी, शुक्रिया गुलशन सिर। अब हम मनीष के पास चलते हैं और बात एक सोशल कॉन्टेक्स्ट की हो गई है, उस समय क्या दौर चल रहा था वो गुलशन सिर से हमने सारा समझ लिया है। अब फिल्म की बात करते हैं। फिल्म हमने देखी, फिल्म के जो एक क्राफ्ट है, एक आर्ट है, उसमें इम्तियाज अली को हम सक्सेसफुल मान सकते हैं। लोगों को उन्होंने रुलाया भी, हंसाया भी, और फिल्म में जो स्टोरी वो कहना चाहते थे वो उन्होंने सक्सेसफुली कही है। और उसके जो आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर बहुत बात हो चुकी है। इवन मनीष भी उस फिल्म के को प्रेज करेंगे आर्ट वाले लिहाज से। लेकिन सिर्फ आर्ट कोई आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि आर्ट कोई अच्छा है तो उसी की तारीफ हो जाए। मनीष, जो इस फिल्म के सोशल पॉलिटिकल आयाम है और जो एक ये पूरी बहस है लच्चर गानों को लेकर और उसको लेकर कि वो क्या गा रहा था क्या नहीं, इस सारे को आप थोड़ा सा एक बार खोलिए कि आप इसको कैसे देखते हो आर्ट की बहस को। देखिए देखिए, एक समय था कि जब फ़िल्म समीक्षा जो है, वो बहुत बुनियादी मसलों को लेकर फ़िल्मों की समीक्षा करती थी। आज से लगभग जो 80s का दौर था, 70s का दौर था उस दौर में। अब हम डिजेनरेट करके यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब आप अक्सर आप सुनते होंगे कि फला फ़िल्म देखा हो, उसमें फलाने का अभिनय बहुत अच्छा है। फला फ़िल्म देखा हो, फला फ़िल्म में गाने बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि मेरा एक दोस्त ये बोला कि वो फ़िल्म देखा हो, उसमें स्विट्ज़रलैंड की शूटिंग है। तो स्विट्ज़रलैंड तो हम लोग जा नहीं सकते, तो फ़िल्म में ही देख लेंगे 50-60 रुपए में। तो फ़िल्म समीक्षा का स्तर इतना नीचे चला गया। एक समय हम लोग उसके कंटेंट पे बात करते थे। आप क्या दिखाना चाहते हैं, इस पर बात करते थे। इसीलिए फ़िल्म मूवमेंट था। पैरेलल सिनेमा का मूवमेंट, थर्ड वर्ल्ड सिनेमा का मूवमेंट, ब्लैक सिनेमा का मूवमेंट, फेमिनिस्ट सिनेमा का मूवमेंट, दलित सिनेमा का मूवमेंट। ये सारे मूवमेंट इसीलिए बने हैं कि आप जो कहना चाहते हैं, वो उसका एक सोशल रेलेवेंस है। बिना सोशल रेलेवेंस के आर्ट नहीं होता है। जब हम बोलते हैं कि इसमें एक्टिंग बहुत अच्छी है, इसमें एडिटिंग बहुत अच्छी है, इसका क्राफ्ट बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि जो आप कहना चाहते हैं वो आसानी से आप तक पहुंच जाएगा। यदि उसका क्राफ्ट अच्छा नहीं होगा तो आप तक पहुंचेगा नहीं। जैसे आमतौर पे अश्लील गानों में जिस लोक धुनों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोक धुनें जो है वो उन अश्लीलता को आसानी से आप तक पहुंचा देती हैं। ये उसका काम होता है। इसलिए कॉमरेड माओ ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कल्चर पे कि आर्टिस्टिकली जो नायाब चीजें होती हैं वो बहुत जहरीली हो सकती हैं यदि उनका कंटेंट रिएक्शनरी होता है तो। और मुझे चमकीला पे यही बात लगती है, चूंकि सबने कि चमकीला आर्टिस्टिकली जितनी शानदार बनाई है, इसलिए उसका कंटेंट उतनी आसानी से लोगों को कन्वे हो जा रहा है, और कन्वे हो रहा है इसीलिए लोग उसके पक्ष में धुआंधार बोल रहे हैं। अभी जब मंदी भाई का फोन आया था इस प्रोग्राम के लिए, तो मैं सत्य हिंदी पे चमकीला चमकीला ही सुन रहा था। तो उसमें कपिल पाठक थे जो कि स्क्रिप्ट राइटर हैं, अजय ब्रह्माज थे जो कि फिल्म समीक्षक है। तो वो सारे लोग जो है चमकीला को इस आधार पे डिफेंड कर रहे थे कि चमकीला जो गाने गाता था, वो गाने तो हमारे घरों में शादियों में गालियां गाई जाती हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि कम से कम उत्तर भारत में शादी के समय एक नकटा होता है। तो नकटा में जब बारात चली जाती है तो महिलाएं आपस में गाली गाती हैं और इस तरह की चीजें होती हैं। तो ऐसे समाज में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब आप उसको पर्दे पे ला रहे हैं तो आप कहना क्या चाह रहे हैं।
ये बात तो हम आपसे पूछेंगे ना। जैसे मान लिया कि हम इम्तियाज अली से ये बात तो पूछ सकते हैं कि आप चमकीला पे फिल्म क्यों बनाना चाहते हैं। आप बंता सिंह झब्बर पे क्यों नहीं बनाना चाहते? शायद मैं नाम 2006 की बात है। हाँ, बंत सिंह झब्बर पे क्यों नहीं बनाना चाहते? हाँ, सॉरी। तो उनके दोनों हाथ दोनों पैर काट लिए गए थे और उसमें पूरा फिल्म बनाने का पूरा कंटेंट है। उनकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसके लिए वो लड़े काफी। और अभी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जो उनके दोषी थे वो और बंत सिंह दोनों आप में चले गए। बिल्कुल। तो ये कहानी तो ज्यादा सिनेमैटिक है। आपने इस कहानी को छोड़ के और आपने चमकीला को लिया। और जिस दलित की बात हो रही है, दलित एंगल की, मैं तो बोलता हूं, इम्तियाज अली को चैलेंज करता हूं कि आप इन्वेस्टिगेट करके और इसी पे फिल्म बनाइए कि चमकीला को किसी जट ने मारा है और दलित होने के नाते मारा है। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी है इन्वेस्टिगेट करके। कनेडी पे बहुत सारी फिल्में हैं जो कि इन्वेस्टिगेट करके बनाई गई हैं, आप उससे सहमत हो या असहमत हो। तो यदि आप इसी पे फिल्म बनाते हैं कि नहीं, मेरा ये मानना है कि चमकीला को दलित होने के कारण मारा गया है, तो आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, शोध कीजिए, रिसर्च कीजिए और बनाइए। तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे कि आपके इन्वेस्टिगेशन में क्या सही है और क्या गलत है, और वास्तव में दलित होने के नाते मारा गया है या राइवलरी में मारा गया है। लेकिन आप उस प्रश्न को नहीं छू रहे हैं, आप उस प्रश्न को भी नहीं छू रहे हैं, और आप चमकीला के माध्यम से ऐसे बयान दिलवा रहे हैं जो बयान को स्टेटस को मेंटेन करने वाला है। जैसे जब चमकीला कनाडा में है तो यहां से फोन आता है कि तुम कनाडा में ही रह जाओ, इंडिया मत आओ। तो बोलता है कि नहीं, मैं इंडिया आऊंगा, यही तो दौर है कमाने का। तो वो फोन पे बोलता है कि समाज किसी लॉजिक से नहीं चलता, ये समाज बस चलता है, इससे जो जितना ले सके ले लो। अब हम आप ये बोल सकते हैं, कोई भी समीक्षक बोल सकता है कि चमकीला ने वास्तव में ऐसा बोला होगा, इसलिए हमने फिल्म में ये रख दिया। लेकिन आप फिर फिल्म क्यों बना रहे हैं? आप जब फिल्म बनाएंगे तो आप चीजों को उसके पर्सपेक्टिव में रखते हैं ना। जैसा कि भाई ने कहा, और अभी मैं इस प्रोग्राम के बाद आर्टिकल लिखता तो शायद ज्यादा इनरिच होता मेरा आर्टिकल, जिस तरीके से उन्होंने बैकग्राउंड बताया है। वहां पे उन्होंने एक जगह खाली मिलिटेंट्स को दिखाया है, और आपके मिलिटेंट से, पंजाब के मिलिटेंट्स के साथ सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मिलिटेंट्स को दिखाया है वो बहुत आपत्तिजनक है। और यहाँ इम्तियाज अली तो ये भी साहस नहीं कर पाया ना कि उनको खालिस्तानी बोले। फिल्म में कहीं भी खालिस्तानी का नाम नहीं है, और वो आ रहा है, वो उससे पैसे मांग रहा है और बोला कि मैं आपके गाने सुनता हूं। तो ये आपकी कौन सी इन्वेस्टिगेशन है? आपने किससे पता लगाया कि जो मिलिटेंट्स हैं वो चमकीला के गाने सुनते थे और फिर चमकीला से रिकवरी भी करते थे? ये आपके शोध में कहां है? तो आप तो ये भी साहस नहीं कर पाए कि आप सीधे सीधे बोलते कि हाँ वो खालिस्तानी थे और खालिस्तानी ऐसे थे। तो हम ज्यादा ओपन डिबेट कर पाते ना कि खालिस्तानी कैसे पैदा हुआ। जैसे जो भाई बता रहे हैं, पत्रकार भाई, वो जो परिस्थिति थी, मुझे डायरेक्ट अनुभव तो नहीं है, लेकिन मैंने जेसी जोसेफ की किताब पढ़ी है, द साइलेंट कू। साइलेंट कू में जब पुलिस एक सिख मिलिटेंट को लेके आती है डॉक्टर के पास और बोलती है इसका पोस्टमार्टम कर दो, और ये इनकाउंटर में मारा गया है। डॉक्टर अंदर जाता है पोस्टमार्टम चैम्बर में, फिर उसको लेके आता है बाहर, और पुलिस ऑफिसर से बोलता है कि सर इसकी सांस चल रही है। पुलिस ऑफिसर उसको वापस लेके जाता है, उसको गोली मारता है, फिर लेके आता है, अब बोलता है अब ले जाओ इसको, इसकी सांस खत्म हो गई। ये वो दौर था जो हम लोगों ने किताबें पढ़ा है, आप लोगों ने उसको देखा है और महसूस किया है। इस दौर को आप रिड्यूस कर रहे हैं उस खालिस्तानी उस मिलिटेंट्स पे जो कि आके उससे पैसा वसूली कर रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब फिल्म के अंत में जिस पुलिस वाले का गांधीवादी हृदय परिवर्तन हो जाता है, और गांधीवादी हृदय परिवर्तन होने के बाद वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा तू जब मन करे चमकीला सुन लिया कर। तो ये हृदय परिवर्तन तो इम्तियाज अली का है ना। तो ये, और इसको आप स्थापित कर रहे हैं। और जो अंतिम गीत है, अब मैं विदा लेता हूं, वहां तो आपने मतलब उनको क्या हाइट दे दी, मतलब। और इवन शुरुआत में जो रैप भी है फिल्म हाँ, शुरू हो रही है, उस रैप में आप देखिए कि वो बहुत हिम्मत वाला बंदा था, ये था वो था। हाँ, इवन मैं कुछ इंसाइट्स दूंगा पंथक कमेटी के सामने जब उनको जी, बुलाया गया था, वो भी इंसाइट्स मैं आपको दूंगा। जी, बाकी आप जारी रखिए। और जी, एक बात और मैं कि जो लोक धुनों का जो इस्तेमाल है
जो मार्केट जब करती है और उसमें फिर वो जो परोसती है, जैसे लोक धुन, पंजाब की लोक धुनें क्या है? पंजाब की लोक धुनें बेसिकली जो पंजाब का भंगड़ा है और पंजाब की जो लोक गायकी है, वो सब जी। फसल और फसल के आड़े दवाड़े उभरी हाँ, हुई हाँ। है और उसमें जो लूट तंत्र है और जो चीजें हैं उनको उभारते हुए उभरी हुई है। लेकिन जब उसको उन लोक धुनों को, जैसे तुम्बी है, तुम्बी का इस्तेमाल जब सीडी या फिर जो कमर्शियल सिंगर्स ने किया, तो उस तुम्बी के ऊपर उन्होंने जो गाया और जो भंगड़े का जो इस्तेमाल है, जो सारी चीजें हैं, लोक धुनों का जो इस्तेमाल है, तो इसके ऊपर मैं आपकी बाज़ारवाद की जो चमक है चमकीला के ऊपर, वो जानना चाहता हूँ आपसे। तो हाँ, ये मैंने यही लिखा था कि मतलब चमकीला जैसे गायक ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। ये हाँ। हर देश में इस तरह के पॉपुलर गायक रहे हैं, जिसको यहाँ पे अश्लील जिसको गाना करते हैं, वो उसको जो है मार्क्सिस्ट जार्गन में उसको जो है सस्ता गीत बोलते हैं और वो हर जगह रहा है वहाँ पे। और उसका जो एक कारण बताया, मतलब सामाजिक अध्ययन जो है, वो सामाजिक अध्ययन ये है कि ऐसे गाने जो है वो जनता को एक मीठी नींद सुला देते हैं। जैसे आदमी जब बहुत ज्यादा थक के आता है, वो दारू पीता है और वो सो जाता है। ठीक उसी तरह इस तरह के गाने भी हैं। जब सोसाइटी एडवांस करती है, तो इसको रिप्लेस करती है जनवादी गीतों से, जनवादी कल्चर से। तो मैंने अपने आर्टिकल में भी हैंस आइसलर का जिक्र किया था कि हैंस आइसलर ने भी बोला कि इस तरह के गीत जो है वो बुर्जुआ लगातार बनाता है, ताकि जो है सरभारा के अंदर, मेहनत कश आदमी के अंदर वो चेतना न जागे, वो जो वर्ग चेतना है वो वर्ग चेतना न जागे, इसलिए आदमी दारू पी के उस तरह के सस्ते गाने सुन के सोता रहे। और जो इलीट क्लास है उसके पास तो समय है ना, उसके पास समय है, तो वो यदि भीमसेन जोशी को आप कब समझेंगे? भीमसेन जोशी को आप यदि लगातार 10 बार सुनेंगे रिपीट करके, उसके बाद आप भीम जोशी को समझ सकते हैं। लेकिन एक प्रोलेटारियत के पास, एक सरभारा के पास, मेहनत कश के पास तो वो समय नहीं है ना कि वो आंख मूंद के और फिर उनके रिकॉर्ड को वो जो है 10 बार सुने और फिर उसकी बारीकियों को समझे, उसकी शास्त्रीयता को समझे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ये सारे गीत जो हैं वो पूंजीवाद जो है वो जो जिन धुनों का इस्तेमाल करता है, वो धुन ऑलरेडी, जैसा मनदीप भाई ने कहा, वो धुन ऑलरेडी खेती से निकले हैं, जीवन संघर्षों से निकले हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में कजरी गाई जाती है, सोहर गाया जाता है, वो सब किसी एक आदमी के नाम पे नहीं है, किसी का पेटेंट नहीं है। वो उसी धुनों, वो बचपन से हम लोग सुनते रहते हैं, उसी धुन पे आप अपना कंटेंट चढ़ा सकते हैं। वो कंटेंट सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, अश्लील भी हो सकता है, अश्लील भी हो सकता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि चमकीला जो गीत गा रहा था, वो गीत हर जगह है। यहाँ भोजपुरी में है, बिहार में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, हर जगह है। आप उसको जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? वो तो हम जानते ही हैं। यहां तक कि लोग गालियों को जस्टिफाई कर रहे हैं कि गालियां तो होती हैं। अभी जो ये क्या नाम है, ये सत्य हिंदी पे जो मैं चर्चा सुन रहा था, उसमें बोले गाली भी एक रस पैदा करती है। तो अब मैं ठीक है, गाली लोग देते हैं, लेकिन क्या आज से 200 साल बाद भी लोग गाली देंगे? मतलब सोसाइटी आगे जाएगी ना, पीछे तो नहीं जाएगी ना। तो हम क्या सोचते हैं, हर चीज में परिवर्तन होगा, तो क्या हमारे आचार व्यवहार, हमारे कल्चर में फर्क नहीं आएगा? ठीक है। दूसरी बात ये है ना कि जो एक बड़ा सवाल है कला का, अब जैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है वो आदिवासी हैं, और परसों या नरसों की बात है, वहां पे 29 आदिवासी मारे गए, जिनको उन्होंने माओवादी बता के और वो मार दिया उन्होंने। बहुत सारे पत्रकार जो है वहां पे सर्वे के लिए गए हैं, और कैसे ये फर्जी इनकाउंटर है और ये है वो है, सारी चीजें। अब मान लीजिए कि वो कल को गाना गाने लगे, और गाना गाने के बाद फिर उनकी इसी तरह की मौत हो जाए, तो क्या वो आदिवासी होने के नाते हम बोलेंगे कि नहीं वो आदिवासी हैं इसलिए हमको उनका विरोध नहीं करना चाहिए? ये तो कहीं से भी कोई मतलब नहीं है इस चीज का। आप कहीं ना कहीं क्लास पहलू तो लाएंगे, जनता के हित को सामने लाएंगे, जो रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है उसको सामने लाएंगे। आप सिर्फ आइडेंटिटी के सवाल पे सात खून माफ हैं। तो चमकीला दलित था, ये सही बात है, लेकिन दलित होने से क्या फर्क पड़ा? उसने दलितों के लिए कोई गाने गाए, उसने पंजाब के मूवमेंट के लिए कोई गाने गाए, उसने कोई ऐसा काम किया जो जिससे हम सीख सके, जिससे हम प्रेरणा ले सके। भाई उसी जगह पे लाल सिंह दिल भी है, आप लाल सिंह दिल पे भी फिल्म बना सकते थे। इद्दू शरीफ पे भी बनी है बस। तो इद्दू हाँ, शरीफ उससे अच्छे कैंसर से जूझ के मरे हैं, और पूरे हाँ 30 साल उन्होंने पंजाब में गांव में घूम घूम के गाया। उनके ऊपर तो किसी ने बात भी नहीं की, इद्दू शरीफ के ऊपर। बिल्कुल, मणि माजरा में उनकी कैंसर से मौत हुई। तो ये बनी साहब जो ओवरऑल बात करना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक राजनीतिक सवाल आपके आगे पुट कर रहा हूँ, और जी। गुलशन सिंह से भी उसका सवाल। आइडेंटिटी विदाउट क्लास एक
आप ये फ्रेज समझिए कि जो आइडेंटिटी है उसमें अगर क्लास की बात नहीं करेंगे आप और खाली आइडेंटिटी की ही बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं होगा कि दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं और कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। मतलब एकदम। दलित और सवर्ण आपस में लड़ रहे हैं और कोई हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। ना हाँ, तो हाँ। रोजी रोटी का सवाल है, ना कोई और है, कोई संसाधनों के का मामला है, प्रोडक्शन का मामला, कुछ भी नहीं है। सिर्फ दो हुँ, समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं। जैसे हुँ, पंजाब के बारे में कहा जाता है सिख और हिंदू लड़ रहे हैं और हुँ, जबकि मामला हमें पता है कि नेशनलिटी का मामला है, वो एक पॉलिटिकल मामला है। तो जैसे वो जो ये जो घाला मेला है आइडेंटिटी का और ये बायोग्राफी लिखने जो बायोग्राफीज लिखी जाती हैं इंडिविजुअल और ऐसे बायोपिक्स बनती हैं और एक पूरा कंटेक्स्ट ही गायब कर दिया जाता है और सारा खेल नैरेटिव पे शिफ्ट हो जाता है। कई लोग पोस्ट ट्रूथ की बात कर रहे हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात कर रहे हैं कि नैरेटिव को ही सच बना दिया जाता है। दस एकदम। हाँ, तो इस सारे के ऊपर मैं पूछना चाहता हूँ आपके ऊपर कि आइडेंटिटी विदाउट क्लास और पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट ट्रूथ का उसका बायोपिक, बायोग्राफी और इस तरीके के कंटेंट से नैरेटिव तैयार करना, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़े? देखिए मतलब हाँ, ये थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन मैं इसको संक्षेप में समेटने की कोशिश करता हूँ कि देखिए अभी जो जो कलाकार आमतौर पे जो कलाकार काम कर रहे हैं, चाहे फ़िल्मों में हो, चाहे साहित्य में हो, यहाँ पे हैं, दरअसल वो ये बात मान के बैठे हैं कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, जिसको हम लोग टीना फैक्टर बोलते हैं, कि 90s में समाजवाद ध्वस्त हो गया, समाजवाद ध्वस्त होने के बाद अब राइटिस्ट हवा बह रही है, पूरे दुनिया में राइटिस्ट हवा बह रही है, तो अब हम बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हमको मतलब भाजपा के बरक्स हम देख रहे हैं तो कांग्रेस हमको एक उम्मीद दिखाई दे रही है। तो तो जो पूरा इंटेलेक्चुअल क्लास है वो इसी में कैद है। मतलब हम उनको यहाँ से हटा दे रहे हैं जो कि बेईमान हैं और जो कि मोदी के साथ फासिज्म के साथ खड़े हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ईमानदार लोगों की बात कर रहे हैं। ईमानदार लोगों को भी अब कोई आगे की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ये एक संकट है। तो इसका कारण ये हो इसका कला पे फर्क ये पड़ रहा है कि अब कोई रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट से काम नहीं कर रहा है। अब कोई नया दौर जैसी फिल्में नहीं बना रहा है कि नया दौर जैसी फिल्में हम बनाएंगे तो कौन देखेगा। तो अब जो फिल्में बन रही हैं तो अब जो हमारा पॉलिटिकल क्लास जब क्लास पे नहीं जाएगा तो आइडेंटिटी पे जाएगा। तो फिर वो क्योंकि हमारे यहाँ जो वोट बैंक है वो तो आइडेंटिटी को लेके बने हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ वोट बैंक है सबका। और भाजपा हिंदुत्व से ज्यादा वो इसी आइडेंटिटी के वोट बैंक से जीतती है, क्योंकि उसने यदि 10 आइडेंटिटी के नेताओं को अपने साथ ले लिया तो उस हर नेता के पास 100-100 वोट उसका अपना है, कैप्चर्ड है वो उसका अपना वोट बैंक है। तो उसको आपने जुटा लिया यदि और आपने कुछ डमी कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो उसने उसी आइडेंटिटी के 10 वोट को काट दिया। तो पूरी पॉलिटिक्स जो है वो आइडेंटिटी के इर्द गिर्द सीमित हो गई है। और ये हमारी आपकी मजबूरी कह लें या अभी हम उतनी तैयारी नहीं है ऐसी रिवोल्यूशनरी फोर्सेस की कि हम क्लास को सामने नहीं ला पा रहे हैं। और जो हमारे आर्ट के लोग हैं, कविता कहानी फिल्म बनाने वाले लोग हैं, वो भी लगभग लगभग क्लास को भूल चुके हैं। मतलब जो बुर्जुआ फिल्में बनती थी, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र लोग की फिल्म बनती थी, उसमें भी मिल मजदूर होता था, हसिया हथौड़ा होता था और कुली होता था, वो लाल कपड़े पहने होता था, कुछ इनकलाब जिंदाबाद के नारे होते थे, क्योंकि उस समय वो दौर था उस तरह का। तो लगता था कि हाँ क्लास है यहाँ पे। लेकिन अब एक वैक्यूम है तो लोगों को लग रहा है कि अब कुछ हो नहीं सकता है, ज्यादा से ज्यादा जो हमने कमाया है उसको हम बचा लें। ये हम ईमानदार लोगों की बात कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत तरह की निराशावादी कविताएं लिखी जा रही हैं, इसी तरह की फिल्में बन रही हैं। इससे निकलने का मुझे लगता है कि एक विकल्प हो सकता है पिछले दिनों का जो किसान आंदोलन था। तो उस किसान आंदोलन जब 1 साल तक चला था तो उसने बहुत सारे लोगों के अंदर जो है वो जोश पैदा किया था। उस समय मनदीप की रिपोर्टिंग जो है बहुत सारे लोग देखते थे और मतलब इंतजार करते थे कि अब मनदीप क्या बोलेंगे, अब मनदीप इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे। जो वो उत्साह था, उस उत्साह से स्थितियां बदलती हैं। तब कला में जो ईमानदार लोग हैं वो भी बदलते हैं, क्योंकि उनके सामने एक प्रोजेक्ट आ जाता है, एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट आ जाता है। लेकिन वो नहीं हो रहा है। अब वो नहीं हो रहा है इसलिए हम सब नैरेटिव पे चल रहे हैं। अब जैसे पंजाब का ही है, अभी परसों मैंने एक किताब खत्म की है, मैं उस शहर क्यों जाऊं। तो शायद आप लोग जानते होंगे पीयूडीआर के परमजीत सिंह को। तो परमजीत सिंह का वो अपना लिखा हुआ उपन्यास है, उनके अपने जीवन पे लिखा हुआ उपन्यास है। अब जब 84 के दंगे के बाद परमजीत को डाल्टनगंज से पंजाब आ गए, वो वहां से भाग के, क्योंकि उनके घर पे हमला हुआ।
पंजाब में आतंकवाद के शक पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने उनको टॉर्चर किया। तो वो आइडेंटिटी के कारण ही तो डाल्टनगंज से पंजाब आए। लेकिन पंजाब में उनकी आइडेंटिटी क्या हो गई? पंजाब में उनकी आइडेंटिटी यानी सिख, उस समय का नौजवान सिख मतलब आतंकवादी। तो वहां भी वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं बचा पाए। तो स्टेट तो सारी आइडेंटिटी को कुचलने पे लगी है। वो तो अपने स्वार्थ के लिए एक आइडेंटिटी को उठाती है, एक को गिराती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो सारी आइडेंटिटी को कुचलने पे लगी हुई है। तो परमजीत जी का वो उपन्यास बहुत मानीखेज है इस मामले में, कि वो डाल्टनगंज से भागे ही इसलिए, या उनको भेजा गया कि तुम पंजाब जाओ क्योंकि तुम सिख हो, पंजाब में तुम सुरक्षित रहोगे, यहाँ पे तो तुम अल्पसंख्यक हो, पंजाब में तुम बहुसंख्यक हो जाओगे। और पंजाब में उनको पकड़ के और उनको टॉर्चर किया गया, उल्टा लटकाया गया, सारी चीजें की गई। उन्होंने बोला कि मेरी क्या आइडेंटिटी है, फिर मैं पंजाब में भी सुरक्षित नहीं हूँ। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अब मंदिर भाई आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है, मैं बहुत संक्षेप में इसका उत्तर वैसे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये बड़ा सवाल है और हम लोग को इससे जूझना पड़ेगा इन सब चीजों से। अच्छा, एक गुरशमशीर, जैसे मैं अक्सर देखता हूँ कि जो लिबरल सेक्शन है, आपने आपको आर्ट क्रिटिक बताने वाला या फिर पत्रकार, प्रोफेसर, इन सब में मैं एक चीज देखता हूँ, मैं एक बोलता हूँ कि मीडियोक्रेसी का ये दौर है। बहुत मीडियोक्रेसी है कि बिना चीजों को जाने, बिना पॉलिटिकल कंटेक्स्ट को जाने, बिना इलाके की सब चीजें जाने स्टेटमेंट पास कर देते हैं। आइडेंटिटी, मतलब जो लोग बोलते हैं कि हम तो पोस्ट मॉडर्निज्म के खिलाफ हैं, वो पोस्ट मॉडर्निस्ट बातें कर रहे होते हैं, उनके लिखे में, उनकी चीजों में पोस्ट मॉडर्निज्म झलक रहा होता है साफ। तो मैं ऐसे ही मतलब एक सवाल ले रहा हूँ, जो मतलब कुछ जवारिमल पारिक को मैंने पढ़ा, कुछ और लोगों को पढ़ा, जिनके जो, तो उसमें एक तो सवाल सबका मिला के यही बनता है गुरशमशीर, कि चमकीला दलित था और वो स्टार बन गया था, इसलिए यहाँ के लोगों को उसका स्टार पना पच नहीं रहा था, इसलिए उसको मार दिया गया। इस स्टेटमेंट के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कहते हैं कि जो आपने सारा बोला है इसके बारे में, तो मेरे को ये लग रहा है कि भी ये सारे लोग हैं जिसको एक सेक्शन आप बता रहे हो इंटेलिजेंसिया का, उसको कोई भी लकब दिया जा सकता है। तो उसमें मेरे को जो जब से 40 ये पहले भी था, मतलब कि गिरिलाल जैन एक टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर थे 80s में, तो वो अक्सर ही ऐसा बना के पेश करते थे कि पंजाब के जो लोग हैं वो कट्टर हैं, क्रिमिनल हैं, है ना। तो एक सेक्शन था इंग्लिश में, हमेशा ही रहा है वो। तो अभी जो ये लोग हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मोटिवेटेड हैं, बहुत लिहाज से उनको पता ही नहीं है, मतलब हाँ, कि पता नहीं उनकी, है। मैं इसलिए मीडियोक्रेसी का दौर कहता हूँ कि वो मीडियोकर हाँ, हैं और अपने आप को फन्ने तो का समझते हैं। उसमें 3 एंगल हैं। एक तो नेम ड्रॉपिंग है। इम्तियाज अली एक बॉलीवुड का बड़ा नाम है, जिसने कुछ बड़ी फिल्में बना रखी हैं। तो उसके बारे में एक परसेप्शन इस सेक्शन ने बनाया हुआ है कि वो इम्तियाज अली आ रहा है तो इज फुल प्रूफ, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, हमारी औकात ही नहीं है कि हम उस पर कोई क्वेश्चन करें। एक तो ये परसेप्शन है, तो इसलिए वो फ्लॉलेस है, तो उस पर कोई सवाल करना मतलब कि बेवकूफ़ी है। एक तो ये इम्प्रेशन है। दूसरा इम्प्रेशन है नरेटिव और पॉलिटिक्स का। तो उसमें ये है कि इम्तियाज़ अली के सामने ये जो सारा सेक्शन है, जब कोर मिलिटेंसी का दौर था तब भी ये अगेंस्ट थे, जो लड़ने वाले थे उनके अगेंस्ट थे। जब हमने देखा कि किसान आंदोलन जब पूरा 26 वाले इशू पे भी इनके व्यू तकरीबन वैसे ही बहुत थे, अलग थे, बहुत खराब है ना? थे, बहुत घटिया, तो मतलब इवन जो नौजवान लड़ने वाले, मैं इसमें रोक रहा हूँ हाँ गुरशमशीर, जी, मेरे को हाँ, मेरा हाँ जी, बड़ा हाँ जी, गुस्सा चढ़ता है। मैंने जी, जी, टाइम 26 जनवरी की मैंने टाइमलाइन लोगों की देखी है। लोग जो लोग अपने आप को लिबरल बोलते हैं, वो बोलते हैं, वो नौजवान किसानों के खिलाफ बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जो पुलिसिया कार्रवाई है उसको सपोर्ट कर रहे थे। इवन मतलब एक चलिए आप अपनी बात जारी रखिए। किसान वो आंदोलन हाँ, में भी हमने देखा। मतलब आपकी कि किताब आप में भी इसमें वो विस्तार से है। हाँ, जो ये ग्राउंड जीरो। 26 वाली इवेंट आ गई, तो कोई 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 एक स्वे ऑफ मूवमेंट में कोई गलत भी समझ सकता है, आप अपनी समझ को करेक्ट भी करते हो कभी, मतलब कि कई बार आपको नहीं समझ आता उस टाइम पे, पर आप करेक्ट करते हो अगर आप ऑनेस्टी से एंगेज करना चाह रहे हो। कोई करेक्शन नहीं है। उसके बाद ये इशू है चमकीला का। तो ये सीक्वेंस क्यों चल रहा है, मतलब कि इस सेक्शन के साथ वही सिमिलर स्टैंड्स क्यों हैं? और उसमें मेरे को लग रहा है कि ये जाने अनजाने में, अगर आपको नहीं, लॉ में भी ये होता है, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज,
अगर आपको नहीं पता है तो इसका आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि हमें नहीं पता है। तो हम देखेंगे कि आप तो एक जो रियासत का एंगल है उसके साथ खड़े हो। इम्तियाज अली ने जब फिल्म बनाया है तो उसने अवतार पाश पे फिल्म नहीं बनाया है, उसने वरिंदर पे फिल्म नहीं बनाया है, उसने चमकीला पे फिल्म बनाया है। तो इस चॉइस का एक पॉलिटिक्स हो सकता है। दूसरा ये है, एक आप बोल रहे थे कि वो सारा एंगल क्लास का, मैं ये भी कह सकता हूँ फॉर अ सेक ऑफ आर्गुमेंट कि एक आर्टिस्ट है, फिल्म मेकर है, वो आर्टिस्टिक के एंगल से भी बना सकता है कि आर्टिस्ट को रोका गया, एक आर्टिस्ट है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन दे रहा है तो उसको रोका गया है, तो इसलिए इस पे बात होनी चाहिए। तो ये लिया जा सकता है, बट उसमें एक पर्सनल जो रोमांस है, अगर इसको रोमांस भी माना जाए इम्तियाज अली का चमकीला के साथ, तो पर्सनल रोमांस के बिहाफ पे आप एक पूरी पॉलिटिक्स को, एक पूरी हिस्ट्री को, एक पूरे लोगों को, जो उस समय के फैक्ट्स हैं उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आप सही बात। उस और उनके खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकते। और एकदम। वो जो उसके रिव्यूअर जो उस फिल्म को देखने के बाद उस फिल्म का रिव्यू लिख रहे हैं, वो पंजाब की सोसाइटी के साथ जो अनजस्टिस कर रहे हैं, जो उनके बिल्कुल खिलाफ एक नैरेटिव बना रहे हैं लड़ने वाली धीरों के खिलाफ, वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गलत है। और दूसरा इसमें ऐड में करना चाहूंगा, जो सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई है उसका हाँ। भी एक दर्दनाक अंत हुआ है। आप उसके गानों से सहमत हो सकते हो, असहमत हो सकते हो, पर उसको कंट्रोवर्शियल वो रहा है अपनी सारी लाइफ में। जितना पीरियड उसका है, उसका भी चमकीला जैसा पीरियड ही है, तेज तेज। तो उसमें वो कंट्रोवर्शियल है बिकॉज वो हथियार की बात करता है। तो यहाँ पे चमकीला कंट्रोवर्शियल नहीं है, वो वल्गैरिटी की बात भी कर रहा है, सभी बातें कर रहा है जो सोशल नॉर्म्स में नहीं आती हैं, तो उसके बावजूद भी वो सेलिब्रेटेड है। एक आदमी है जो रिलीजियस कंपोनेंट को, एक सिख रिलीजन में हथियार को एक बेसिक कंपोनेंट माना गया है, तो उसको लेके वो अगर बात करता है तो वो कंट्रोवर्शियल है। चमकीला अगर वल्गैरिटी को बात करता है तो कंट्रोवर्शियल नहीं है, सेलिब्रेटेड है। तो ये जो रिलैक्सेशन है, एक को रिलैक्सेशन मिल रहा है, दूसरे को टारगेट मिल रहा है, तो इसकी अपनी एक पॉलिटिक्स है। तो जो समझ में आता है, तो ये इम्तियाज अली ने इतनी इंटरव्यूज दी हैं, उसने कोई 40-50 इंटरव्यू दी हैं पिछले महीने में, एक भी इंटरव्यू में उन्होंने सिद्धू मूसेवाला का जिक्र नहीं किया है। तो ये सभी तो एक को ये समझना पड़ेगा, और दूसरा मैं इस अनफॉर्चुनेटली ये भी कहना पड़ेगा कि जो पंजाब के लोग हैं, जो इनके रिसर्च के पीछे थे, जो दलजीत दोसांझ जैसे एक्टर हैं, उनको भी जिम्मेवारी दे, अगर उनको चांस कोई मिल रहा है बड़े पर्दे पे, उनको पर्सनल जो बेनिफिट हो रहा है या कॉमर्स का या मार्केट का, उसको लेते हुए ये जिम्मेवारी रखनी चाहिए कि उनका जो जिस समाज से वो आते हैं, जिस समुदाय से वो आते हैं, उनकी पिक्चर क्या जा रही है इस सभी से। जैसे वो पेश कर रहे हैं, कपिल शर्मा भी हैं, कपिल शर्मा ने भी, वो भी पंजाब से हैं, उनको भी पता है कि चमकीला कितना बड़ा गायक था और कितना बड़ा गायक नहीं था, या जो उसके गानों का टॉपिक है उसको पंजाब की सोसाइटी में एट लार्ज कितना सेलिब्रेट किया जाता है, कितना नहीं किया जाता है। तो जो एग्जैजरेशन का पार्ट है वो एक एंगल है। दूसरा ये है कि ये मेलों में होता था, पर उसका एक गांव के बाहर वो कुछ देर के लिए किया जाता था, वो एक सेपरेट एक खास उम्र वर्ग के लोग करते थे, खास टाइम पे करते थे, वो ऐसे सार्वजनिक तौर पे उसको सेलिब्रेट नहीं होता था। इसमें ये है कि ये जब किया जा रहा है तो उस दौर क्या चल रहा है। पंजाब में एक आंदोलन लड़के दिखाया है पूरे देश को, तो उसके बाद दूसरा आंदोलन अभी चल रहा है, तो उसके बाद ये सारा नरेटिव ऐसा बिल्ड किया जा रहा है कि पंजाब में सिर्फ कंज्यूमरिज्म है, पंजाब में सिर्फ इसको, अश्लीलता को, गाली को, वुमेन वायलेंस को सेलिब्रेट किया जाता है, और कुछ नहीं है पंजाब में। अगर जाति का बात होता तो कोई भी लिबरल सेक्शन ये नहीं कह रहा कि संतना मुदासी उस टाइम के सबसे महबूब गायक थे, वो पोएट थे जब ये मिलिटेंसी का मूवमेंट चल रहा था। तो सबसे ज्यादा जो उनकी कविताओं के बैनर लगते थे जब भोग होता था मिलिटेंट्स का, जो मिलिटेंट्स के जो उनके ठिकाने थे जहां पे भी था, उन पे उनकी बुक्स थी। वो ऐसे ऐसे गायक रहे हैं जिन्होंने नक्सलाइट मूवमेंट से शुरू किया है, बट उन्होंने सिख मुहावरे में सारी रेजिस्टेंस पोइट्री को लिखा है, तो वो भी दलित थे, वो भी सेलिब्रेट हुए हैं पंजाब में। और उनको भी छोड़ दें तो मोहम्मद सदीक, सरदूल सिकंदर, कुलदीप मानक उसके कंटेम्परेरी हैं चमकीला के, ये सभी मुस्लिम मरासीज हैं, और ये इसमें कोई भी मतलब कि जट कास्ट से नहीं है। और जट्टों का एंट्री गुरदास मान से मेन मानी जाती है, तो और जट एंट्री जब आती है तो मार्केट का रोल बढ़ता है, तो ये भी है एक एंगल। पर उससे पहले वो सभी सुपरस्टार है, आज तक सुपरस्टार है। तो कास्ट का एंगल मेरे को लग रहा है कि इस सारे दौर में जब पीजेंट्री ही एक फाइटिंग फोर्स रह गई है,
तो उसको टारगेट करने के लिए भी कोई भी मौका मैनिपुलेशन का अब नहीं छोड़ा जा रहा है, तो चमकीला भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। शुक्रिया गुरशमशीर। अब थोड़ा बातचीत को कंक्लूड करते हैं। तो एक मामला यही बचता है कि एक तो उस समय सन 88 जिस साल में चमकीला की मौत होती है, उस साल सिर्फ एक मौत नहीं है, कलाकारों में 2 मौतें हैं। वरिंदर वो भी फिल्मी सुपरस्टार थे, बल्कि चमकीला से बड़े स्टार थे। वो जाट जाति से आते हैं, तो उनका कत्ल हो रहा है। चमकीला का कत्ल हो रहा है। चमकीला एक दलित जाति से आते हैं। और उस समय भी बहुत सारे दलित गायक हैं, उसमें मैं पहले भी गिनवा चुका हूँ उनके नाम, और मैं हंसराज हंस से लेकर और दलेर मेहती से लेकर और भी बहुत सारे गायक हैं जो दलित जातियों से आ रहे हैं। तो दलित जातियों को के गायक जो बहुत ज्यादा सेलिब्रेट होने लगे, उनको यहाँ के लोग पचा ही नहीं पा रहे हैं, वो एक फैक्ट ठीक नहीं है। उसके अलावा ये पुश इसके जो काउंटर में जो लोग फैक्ट पुश कर रहे हैं कि पंजाब में तो जातिवाद है ही नहीं, ये भी गलत है। पंजाब में बहुत जातिवाद है, और उसमें उसका जो प्रोडक्शन रिलेशन है, और खासकर मालवे में, और जो और 4 चीजें हैं जिसमें खेत मजदूरों की लड़ाई से लेकर और 10 चीजें हम यहाँ पर गिन सकते हैं, उनके एक अपना स्ट्रगल है, अपने एंगल्स हैं, तो वो एक अलग है। पर ये फिल्म उन किसी भी जो असल में कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है पंजाब के, किसी पे भी बात नहीं करती है। और एक जो इसके रिव्यूअर हैं, जो इसको रिव्यू करके और महान फिल्म देने का दर्जा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी है। और जो सिर्फ आइडेंटिटी का जामा पहनाकर इस फिल्म को देखना चाह रहे हैं, खासकर दलित आइडेंटिटी पहनाकर जामा पहनाकर देखना चाह रहे हैं, वो भी कुछ दिक्कतें या फिर कुछ एक हिसाब से मैं कह सकता हूँ कुछ गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि उस समय दौर कुछ और है, पॉलिटिकल नुक्ते कुछ और हैं, और जो लोग उस समय के पॉलिटिकल नुक्ते नहीं समझ रहे, उस समय जो दौर चल रहा है, उसमें जो स्टेट का जो पॉलिटिकल नुक्ता है, और खासकर जो मिलिटेंट्स हैं उनका जो पॉलिटिकल नुक्ता है, उनको भी अगर नजरअंदाज कर रहे हैं, तो भी वो इस जो उस दौर है, उस दौर के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ये कुछ फाइंडिंग्स मैं कह सकता हूँ। और एक आर्ट के बारे में जो मनीष ने जो खासकर बोला है कि एक हिसाब से आर्ट को आप सिर्फ और सिर्फ जो लचरता है, उन्होंने जो ब्रेख्त का जो नाटक का भी एग्जांपल दिया है, लोक धुनों को जो कमर्शियल बाजार जब सस्ती धुनें तैयार करता है लोक धुनों से, और उसमें जो अश्लीलता परोसता है, तो उसको भी उसका भी बचाव नहीं किया जा सकता है। मनोज तिवारी से लेकर खेसारी लाल यादव और ये सब हमें पता है, भोजपुरी में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, और इसमें दलित गायक भी हैं और जनरल कास्ट के गायक भी हैं, सब हैं, और वो भी सुपरस्टार हैं, उनको भी हम डिफेंड नहीं करते हैं। आज के जमाने में उनको गालियां ही दी जाती हैं कि वो समाज में लचरता फैला रहे हैं, और एंटी वुमेन, एंटी कास्ट, और ये सब है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं। और पोस्ट ट्रूथ और जो नैरेटिव पे जो लिबरल्स और जो इंटेलेक्चुअल खेल रहे हैं बिना तथ्यों को जाने, मतलब मेरे को लगता है कि फैक्ट्स आर सेक्रेट और कमेंट्स आर फ्री। ठीक है कि आपके कमेंट्स फ्री हो सकते हैं, कि आपका कोई भी कमेंट रखें, लेकिन फैक्ट्स सेक्रेट होते हैं। तो बिना फैक्ट्स के आप नैरेटिव पे खेल रहे हैं और नैरेटिव को सच बनाने तक जा रहे हैं, नैरेटिव को फैक्ट बनाने तक जा रहे हैं, ये काफी प्रॉब्लमेटिक साबित होगा। और ये आर्ट के लिहाज से भी, फिल्मों के लिहाज से भी काफी प्रॉब्लमेटिक साबित होगा। एक आखिरी में बस मैं ये बात करना चाहूंगा कि दिलजीत दोसांझ एक कमाल के कलाकार उनको माना जाता है। किसान आंदोलन में वो किसानों के साथ खड़े थे। उनकी 2 फिल्में जिन पंजाब के ऊपर उन्होंने मेन किरदार निभाया, एक जसवंत सिंह खालड़ा के ऊपर है, पंजाब 95, वो सेंसर बोर्ड ने रोकी हुई है, क्योंकि जसवंत सिंह खालड़ा ने उस समय पुलिस द्वारा किए गए फेक एनकाउंटर्स पर पुलिस को बेनकाब किया था, और अमृतसर के आसपास जो कुछ घट रहा था, शमशान घाटों के रजिस्टर तक उन्होंने खंगाले, और उससे जो चीजें देखी कि ऐसी अनपछाती लाशों को जलाया जा रहा था, अनआइडेंटिफाइड लाशों को, तो उससे उनका जो एक्सपोजे है पूरा ह्यूमन राइट वायलेशंस का स्टेट जो कर रहा था, तो उनकी फिल्म को सेंसर कर दिया गया है। और चमकीला की दूसरी फिल्म उसको मार्केट में उतार दिया गया। दोनों फिल्में हमें पता है कि ओटीटी कर रही हैं। और ओटीटी के ऊपर एक बार और मैं आप दोनों से सवाल लेना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, मैं इसको कंक्लूड कर रहा था पर मेरे को सवाल बिल्कुल ध्यान आ गया। ओटीटी पे जितना सिनेमा बना है पिछले कुछ टाइम से, वो सारा आइडेंटिटी बेस है, सारों में पुलिस हीरो है, दिल्ली क्राइम से लेकर, पाताल लोक से लेकर, और वो जो इसने लिखी है, कौन सी ऐसी वेब सीरीज बताइए जो पॉपुलर नहीं हुई है और उसमें पुलिस हीरो ना हो। इवन पंजाब के ऊपर भी जो कैट बनी, उसमें भी पुलिस हीरो है। कोई भी ऐसी सीरीज नहीं बन रही जिसमें पुलिस हीरो ना हो। इसमें भी आप इसमें देखिए, पुलिस का गांधीवादी हरकत परिवर्तन हो जा रहा है।
तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ओटीटी के ऊपर जो कंटेंट बन रहा है उसमें आखिरी में पुलिस हीरो बन के निकल रही है। चाहे आप कितनी भी वेब सीरीज ले लीजिए, सेक्रेड गेम्स, पाताल लोक, दिल्ली क्राइम्स, जितनी हिट वेब सीरीज हैं, इवन पाताल लोक की तारीफ में मैंने लिखा न्यूज लॉन्ड्री पे रिव्यू, बाद में मैं पछता रहा हूँ। आज के टाइम पे मानता हूँ कि उस रिव्यू को फाड़ के फेंक देना चाहिए। मैंने सबसे घटिया अगर मैंने कुछ लिखा तो वही लिखा है, जिसमें पुलिस के काम को ग्लोरीफाई किया गया। मतलब ओटीटी, ये क्या पूरी पॉलिटिक्स है। मैं मतलब ओटीटी इसको कहा जा रहा था कि ये तो सिनेमा में रिवॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको कि पुलिस को हीरो बना के पेश किया जा रहा है इन वेब सीरीज में, आइडेंटिटीज को उभारा जा रहा है, पोस्ट ट्रूथ का दौर को ढंग से एस्टेब्लिश करने का, झूठे नैरेटिव एस्टेब्लिश करने का पूरा काम इन्होंने वेब सीरीज ने ले लिया। इसके ऊपर कोई कमेंट आप दोनों अगर करना चाहेंगे। मनीष आपसे मैं चाहूंगा। अच्छा, बताइए। हाँ, ये ओटीटी पे तो मैं ज्यादा फिल्में देखता नहीं हूँ, तो मुझे ज्यादा वेब सीरीज वगैरह के बारे में तो पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात है कि वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म ये मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो बहुत कल्चरल तरीके से करते हैं। मतलब ये आदमी की फितरत होती है। आप यदि खाना खाते हैं तो बस आप यूं ही नहीं खा लेते हैं, उसको पका के और उसको थाली में लेके खाते हैं आप। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो एक काम बहुत खतरनाक कर रही हैं, वो ये कर रही हैं जिसको हम बेसिक इंस्टिंक्ट बोलते हैं, उसको ये कल्चर से हटा के एकदम नंगे स्तर पे ले आ रही हैं। चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कुछ हो, मतलब बाजार की आवश्यकता के अनुसार, बाजार की जरूरत के हिसाब से ये हमको पूरी तरह से कल्चर विहीन बना दे रही हैं कि आप मतलब आपको जब मन हो प्यार कीजिए, जब मन हो सेक्स कीजिए, इसके लिए कोई वो नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। तो इसका जो यंग जनरेशन है उस पर बहुत खतरनाक असर पड़ रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म अक्सर गवर्नमेंट के साथ एक तरीके से उनके साथ एक कोलैबोरेशन होता है गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि तभी वो चल पाएंगी किसी देश में। तो इसलिए गवर्नमेंट का जो नैरेटिव होता है, उस नैरेटिव के आधार पर ही वो कंटेंट को जांचती हैं और कंटेंट को मंजूरी देती हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अपना स्क्रिप्ट लिख के नेटफ्लिक्स को भेजते हैं कि सिलेक्ट करने के लिए। तो वहां पे जब वो सुझाव देते हैं कि आप इसमें से ये चीजें हटा दीजिए या हमको इन चीजों की जरूरत है, तो वो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मेरे सामने कि उनका एक तरह का मॉडल होता है, उस मॉडल के हिसाब से ही आपका स्क्रिप्ट होना चाहिए। चाहे वो हिंदुत्व का मॉडल हो, चाहे वो आज की सरकार की जो पॉलिसी है जिसमें योगी ये बोलते हैं कि हम राम नाम सत्य कर देते हैं, हम माफिया को उल्टा लटका के टांग देते हैं। तो मतलब ये आप सोच सकते हैं कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बात बोल सकता है, जो काम लॉ का है ना, ये तो कानून का काम है किसी को सजा देना। आप बोल रहे हैं कि माफिया का हम राम नाम सत्य कर देते हैं, उसको राम के यहाँ पहुंचा देते हैं, उल्टा टांग देते हैं। ये गवर्नमेंट का नैरेटिव है। तो इस गवर्नमेंट के नैरेटिव के आधार पर यदि कोई स्क्रिप्ट नेटफ्लिक्स को भेजेगा तो नेटफ्लिक्स उसको स्वीकार करेगी। स्वीकार करने के बाद उसका अपना एक एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम ये होता है कि यदि आप उसको देखेंगे तो उसी तरह की चीजें ज्यादा आएंगी आपके पास, उसी तरह की चीजें ज्यादा आएंगी आपके पास, तो नेटफ्लिक्स उसी तरह की चीजों की डिमांड ज्यादा करेगा। तो एक विशियस सर्किल बन जाता है इस तरह का। और तो इसलिए गवर्नमेंट की जी हाँ गुरशमशीर, आप इस पे कुछ कहना चाहें कि जो एक हिसाब से पुलिस को हीरो बना के कैट फिल्म हो, पंजाब के ऊपर खासकर जितनी वेब सीरीज बनी है उनमें पुलिस हीरो है, तो आप हालांकि पंजाब में पुलिस को क्या माना जाता है वो भी आप बताइए। और दूसरा, ये क्या खतरनाक सोच नहीं है कि पुलिस और गवर्नमेंट और ये सब हीरो हैं फिल्मों में, और जो लड़ने वाले लोग हैं उनको चुटकुला बना के पेश किया जा रहा है, जैसे इस फिल्म चमकीला में भी हुआ, और दूसरे चुटकुले बना के जो लड़ने वाले लोग जो संघर्ष कर रहे हैं एक नए समाज के लिए, उनको चुटकुले बना दिया गया है और पुलिस को हीरो बना दिया गया। इसके ऊपर तो 18th सेंचुरी में पंजाब के पोइट हुए हैं वारिस शाह, उसकी एक लाइन है कि कलाकार ते झागड़ू जट वड्डे जिवें यार नहीं कोई सिपाहियां दा। पुलिस के बारे में ये है कि पुलिस को कोई अपना दोस्त नहीं बनाता। तो जो आप बोल रहे हैं ना पुलिस के बारे में, देखिए पुलिस के बारे में जो पंजाब में परसेप्शन है, जो नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, मेरी हनी त्रेहन से बात हुई थी जिन्होंने खालड़ा पे फिल्म बनाई। तो ऑफ द रिकॉर्ड ये बात उन्होंने मेरे साथ डिस्कशन के दौरान हुई कि
मतलब कि वो मेन ऑब्जेक्शन क्या है सेंसर बोर्ड को? उनका मेन ऑब्जेक्शन है कि आप पंजाब पुलिस को बैड लाइट में पेश कर रहे हो। दिस इज द मेन ऑब्जेक्शन ऑफ द सेंसर बोर्ड। तो इसलिए फिल्म लटकी हुई है, रेस्ट इज अ कन्वर्सेशन। तो दूसरा जो बात है मतलब कि नेटफ्लिक्स की, तो ऑब्वियसली कोई भी जो कोविड के समय में ये ज़्यादा मकबूलियत इन्होंने हासिल की है। तो आपने देखा है कि कोई भी नया माध्यम आता है तो पहले तो ऐसे ही आता है कि वो बड़ा प्रो पीपल है, जैसे फेसबुक भी आया था। जब भी आया तो ये सभी प्रोवाइड करने के लिए, व्यू एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये नेटफ्लिक्स और ओटीटी के बारे में भी कहा गया। तो धीरे-धीरे हम जब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं, तो हमेशा ही वो होता है कि वो एक बड़ा टूल बन के सामने आता है और तीखा टूल। और इसमें पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है, आप मेरे को सीरीज़ का नाम बोल रहा है। अभी पीछे जो हिंदू संगठन है, उनके विरोध के बाद एक पूरे का पूरा सीरीज़ हटाया गया है नेटफ्लिक्स से। तो ये भी है कि नेटफ्लिक्स किसी खास समुदाय के जो सब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो डिफरेंटली बिहेव करता है। और चमकीला के ऊपर अभी कितने दिन हो गए हैं? 12 तारीख को फिल्म आया था, अभी आज 22 हो गई है, 10 दिन हो गए हैं। आप आज स्टोरी निकाल के देखोगे तो आज भी नेटफ्लिक्स में चमकीला की स्टोरी है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसे क्यों एक्ट करता है। एक चीज मैं और ऐड करनी चाहता हूँ यहाँ पे, एक नरेटिव का वॉर चल रहा है ये क्योंकि ये जो फिल्म एनिमल आई थी उसमें भी एक अर्जुन वैली का किरदार था, वो एक ऐसे ही गुंडा बदमाश था लोकल, उसको हरी सिंह नलवा का जो ग्रैंडसन बता के पेश किया गया था। तो ये डिस्टॉर्शन ऑफ विद द डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री, ये नरेटिव का वॉर चल रहा है। इसमें हमें भी संवेदनशील होना होगा कि जो लोग इसको समझते हैं कि इसको टोटली डिनाई करना कि कास्ट की रियलिटी नहीं है, क्योंकि दे आर व्हाट दे आर आइंग अपॉन विद दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्शन। वो जो फॉल्ट लाइन पहले एग्जिस्ट कर रही है उसको वो प्ले करना चाहते हैं, बिकॉज वही सोसाइटी का जो सेक्शन जो रिएक्ट कर रहा है, जो स्ट्रगल कर रहा है सारे हिंदुत्व के बड़े नरेटिव के सामने। अभी भी आप देखोगे कि बीजेपी पूरे देश में जा रही है। राजस्थान में ऐसी शर्मनाक स्टेटमेंट दी है पीएम मोदी ने, कहीं भी बीजेपी के कैंडिडेट्स का विरोध नहीं हो रहा, वो पंजाब हरियाणा में ही हो रहा है कैटेगोरिकली। तो इस सारे परिदृश्य में अगर आप इसको फिट करोगे चमकीला गो, तो आपको नरेटिव की पॉलिटिक्स का समझ आएगा और हमें समझ आएगा कि हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस सारे में कि वो वी शुडंट प्ले इनटू देयर हैंड्स। जी, शुक्रिया गुरशमशीर, शुक्रिया मनीष। और अगर कोई और फाइनल आपका कमेंट है तो आप लोग कर सकते हैं। कुछ मेरे से छूट रहा है, बतौर होस्ट मैंने कोई बात नहीं बोली, कोई सवाल नहीं पूछ पाया, कोई इस फिल्म का एंगल रह गया, तो आप प्लीज आप दोनों फिर खत्म करते हैं। हाँ बस, हाँ एक छोटी सी बात ये करनी है कि फिल्म में उन्होंने बैलेंस, मैंने अपने लेख में भी लिखा था, फिल्म में उन्होंने सेक्सुअलिटी को बैलेंस करने के लिए महिलाओं से भी अश्लील गीत गवाए हैं। उसमें अश्लील गीत मतलब उसको बैलेंस करने के लिए कि महिलाएं भी चाहती हैं ये सारी चीजें, तो उसको उसने बैलेंस कर दिया ताकि ये ना लगे कि ये पैट्रियार्कल है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि भाई गालियों में तो हमेशा औरतों पे गालियां होती हैं, औरतों का ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, तो इसलिए उन्होंने उसको बैलेंस करने के लिए और महिलाओं की तरफ से भी और पुरुष को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। आई तो जस्ट ये वांट बहुत टू अच्छी, ऐड, हाँ, हाँ इसमें एक ऐड ही करना है मेरे को कि जो फोकलोर का उसने लोकधारा का एंगल उठाया है ना, उसमें हाँ उसने जब वो ये सीन दिखाता है कि महिलाएं वो अश्लील बोली और कुछ भी हाँ गा रही हैं, तो उसमें जो एक लोकधारा में जस्ट एक रेफरेंस है उसका, उस रेफरेंस को उसने एक जर्नलाइज किया है। तो दिस अच्छा इज अ अच्छा, वेरी मेजर डिस्टॉर्शन। हाँ ये भी एक तो मैनिपुलेशन ही हुआ फिर। हाँ हाँ, मैनिपुलेशन है। तो इसीलिए जी, उन्होंने ये दिखाया कि जो जो चमकीला का गीत है वो बड़ा मेन स्ट्रीम का गीत है, वो एक सेक्शन का गीत है, बट वो हाँ मेन स्ट्रीम का गीत नहीं है। हाँ तो वो एक वो बड़ी चीज है जो जिस पे देखना चाहिए। कल्चरल जो लोग हैं जो हम्म, कल्चर पे लिखते हैं स्कॉलर, कल्चरल स्कॉलर्स को इसको देखना चाहिए। हम्म। मनीष आप कुछ? हाँ बस मैं यही पॉइंट जोड़ना चाह रहा था कि जी, हम शुक्रिया। कि हाँ मतलब हाँ उन्होंने बैलेंस करके और इसको समाज में एक तरीके से मान्यता दिलाने का काम किया है कि अश्लीलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनता भी अश्लील है, अश्लील चीजों को पसंद करती है। ये बहुत ही खतरनाक राजनीति है मेरे हिसाब से। जी, शुक्रिया। और जुड़ने के लिए एक हिसाब से आपने मोटी मोटी चीजें कवर कर ली हैं। और